नमस्कार और आदाब। आवाज़ द वॉइस की इस खास मुलाकात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं समीर शेख। दोस्तों, मुसलमानों की शैक्षणिक स्थिति को लेकर सच्चर कमेटी से लेकर महाराष्ट्र में कुछ सालों पहले पब्लिश हुई मोहम्मदुर रहमान कमेटी में मुसलमानों की शैक्षणिक स्थिति की तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है। इन सारी रिपोर्ट से एक बात निकल के आती है कि हायर एजुकेशन, स्पेशली ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मुसलमान बच्चों की तादाद धीरे धीरे कम होती जाती है। सच्चर कमेटी तो कहती है कि 1.3% तक ही बच्चे ग्रेजुएशन पास आउट होते हैं। मुसलमानों की इस शैक्षणिक स्थिति को लेकर सोलापुर शहर के एक शख्स है आसिफ इकबाल। उन्होंने ख्वाब देखा कि ये स्थिति बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। उन्होंने ख्वाब देखा एक यूनिवर्सिटी का। आसिफ इकबाल पिछले 20 सालों से एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। पहले वो टीचर थे, बाद में उन्होंने वो प्रिंसिपल हुए और आज वो अलग अलग तरीके से एजुकेशन नल फील्ड में अपनी सर्विस दे रहे हैं। उन्होंने ख्वाब देखा एक यूनिवर्सिटी का, और वो यूनिवर्सिटी भी ऐसी कि अलीगढ़ की तर्ज पर महाराष्ट्र में और ख़ास तौर पे सोलापुर ज़िले में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ये वो ख्वाब था। उसको लेकर उन्होंने कई सालों से जद्दोजहद की और अब एक यूनिवर्सिटी की उन्होंने नींव रखी है। वो यूनिवर्सिटी का नाम है एशियन माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी। सोलापुर के करीब एक हिस्टोरिकल प्लेस है वड़संग, उस प्लेस का नाम है। वहाँ ये लगभग 25 एकड़ की एरिया में ये यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। तो हम आसिफ इकबाल सर से उन्हीं के यूनिवर्सिटी के कैंपस में गुफ्तगू करने वाले हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये यूनिवर्सिटी का उनका ख्वाब असल में है क्या, और वो इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से क्या हासिल करना चाहते हैं। तो हम सब स्वागत करते हैं आसिफ इकबाल सर। आसिफ इकबाल सर, आवाज़ द वॉइस की इस बेहद ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। एशियन माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी, ये आपका ख्वाब, आप उसकी बुनियाद कैसे पड़ी? देखिए, मैं तकरीबन गुज़िश्ता 25 सालों से एजुकेशन फील्ड में हूँ। मतलब 25, वैसे मेरी सर्विस जो है 22 साल हो गई। स्टूडेंट लाइफ से ही शायरी करना, मुशायरे पढ़ना और अलग अलग आर्टिकल्स वगैरह लिखना, मैगज़ीन्स में, साप्ताहिक में, डेली अखबारात में वगैरह छपना एक शौक़ रहा है। और तब से लेकर आज तक एक जहन में सवाल आता था हमेशा कि ये जो कर्मवीर भाऊराव पाटिल हैं, सर सैयद अहमद खां हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, ये इन्होंने कुछ नहीं रहते हुए समाज के लिए बहुत कुछ किया। जब सोर्सेस नहीं थे, मीडिया नहीं था और जितनी टेक्नोलॉजी आज है उस वक्त नहीं थी। इनके पास एक सोच थी, उस सोच ने इनको रास्ते दिए और वो चीज़ें बनती गई। एक एजुकेशन का एक इनकलाब आता गया, एक रिवोल्यूशन आता गया। तो आज जब अखबारात के ज़रिए, चर्चा सत्रों के ज़रिए जब पता चला कि मुस्लिम समाज जो है वो तालीम में बहुत पिछड़ा हुआ है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर तो अखबारात में बहुत लिखा गया। कोई भी स्पीच रहने दो, वो धार्मिक स्पीच रहने दो, मज़हबी तकरीर रहने दो, सियासी तकरीर रहने दो या समाजी तकरीर रहने दो, जब मुसलमानों के तालीम की बात आती है तो वहाँ पर सच्चर कमेटी का जिक्र होता है। इन्हीं रिपोर्टों से ये बात साबित होती है कि हमारा जो ग्रेजुएशन तक पहुँचने का रेशो है वो 1.3 भी नहीं है। ड्रॉप आउट्स का बड़ा मसला है और क्वालिटी एजुकेशन का बड़ा मसला है। हमारे रिहायशी इलाके में स्कूल चलते हैं, अगर हम किसी स्कूल के सामने जाकर किसी एक इमरान को आवाज़ दे तो आजू बाजू के 2 इमरान आ जाते हैं। मतलब हमारे जो स्कूल है वो 1000, 2000, 3000, 5000 इनफ हो गया। 10,000 या 20,000 स्क्वायर फीट से बड़ा हमारा कोई स्कूल, जूनियर कॉलेज नहीं है। तो आगे बढ़ने के लिए सिवाय एजुकेशन के कोई रास्ता नहीं है। एजुकेशन वो भी क्वालिटी एजुकेशन हो जिसको हर कोई, हर किसी की पहुंच तक वो हो, बहुत महंगा भी ना हो, अच्छा प्रेमाइसेस रहे, अच्छे टीचर रहे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, वहाँ पर ग्रीनरी रहे, बच्चों को जाने के बाद एक अच्छा पढ़ने की फीलिंग्स वहाँ पर आए, तभी जो है उनमें बच्चों में तब्दीली आएगी। तो फिर समाज में तब्दीली आ सकती है, उनकी फैमिली में तब्दीली आ सकती है, फिर मोहल्लों में, पूरे इलाके में, पूरे शहर में, पूरी कम्युनिटी में, पूरे मुल्क में तब्दीली आ सकती है। तो इसी फ़िक्र को लेकर एक कोशिश थी कि कुछ बड़ा किया जाए। इसके लिए रास्ते बनते गए, कुछ लोग साथ आते गए और आज हमने एशियन माइनॉरिटीज़ यूनिवर्सिटी के लिए
तकरीबन एक जगह पर 100 एकड़ ज़मीन खरीदी है, जिसमें 50 एकड़ पर खालिस तालीमी काम करने का इरादा है और 50 एकड़ पर जो है वो रिहायशी इलाका रहेगा, जहाँ पर लोग जो है आकर रहना और वहाँ पे रह के अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करेंगे। तो ये जो एशियन माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी जो आप बनाने जा रहे हैं, उसकी क्या ख़ास बातें हैं जो आपको लगता है कि ये बाकी यूनिवर्सिटी से अतराफ़ के इसको अलग करेगी? देखिए, अगर आप आज़ादी के बाद से देखें तो लोगों ने स्कूल बनाने का इरादा किया, स्कूल बना लिया, लाइब्रेरी बनाने का इरादा किया, लाइब्रेरी बन गई, किसी ने फिर एक कोई ग्रुप आगे आया, कॉलेज उन्होंने बना लिया, डिग्री पहले जूनियर बन गया, फिर डिग्री कॉलेज बन गया, डीएड बीएड बन गए। लेकिन कोई ऐसा ग्रुप, मतलब महाराष्ट्र में ख़ास तौर पे, वैसे जोधपुर और नागालैंड में मेघालय में जो है महबूबुल हक साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ मेघालय। वो बहुत ही मतलब कम सोर्सेज से उन्होंने तकरीबन 350 एकड़ ज़मीन पर उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है। इसी तरह से जोधपुर राजस्थान में एक ग्रुप ने जो है मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी बनाई है। लेकिन महाराष्ट्र में, जबकि महाराष्ट्र में पूना है जिसे तालीम का माहिर घर कहा जाता है, यहाँ पर कुछ ऐसा काम नहीं हुआ। हालांकि मुंबई जो पूरा हमारा फाइनेंशियल कैपिटल भी जिसे हम कहते हैं, जहाँ से फंड लेकर लोग पूरे हिंदुस्तान में चैरिटी करते हैं, एजुकेशन का काम करते हैं, लेकिन खुद महाराष्ट्र में जो है कोई ऐसा पहल नहीं हुई। अभी जो है आज़म कैंपस को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है, तकरीबन 24 एकड़ का कैंपस है उनका। यूनिवर्सिटी बनाने के मकसद से कोई इदारा बना, ऐसा मेरी नज़र में या मेरे नाक़िस इल्म में नहीं है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी गवर्नमेंट ने बहुत आसानियां पैदा की है। वो क्लस्टर एजुकेशन का सिस्टम आ गया है। अगर आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट एक जगह शुरू करते हैं तो उससे परमिशंस भी आसानी से मिलेंगी, और डीम्ड यूनिवर्सिटी को भी गवर्नमेंट बहुत आसानी से परमिशन दे रही है। तो हम लोग एक 50 एकड़ में ऐसा कैंपस चाहते हैं, एक ऐसा नॉलेज सेंटर बने, वहाँ पे रिसर्च हो, वहाँ पे ट्रांसलेशन रहे, वहाँ पे बच्चों को गाइडेंस का सिस्टम रहे, वहाँ पे लिखने पढ़ने वालों के लिए जो है बहुत सारे ऑप्शंस रहे, बहुत सारी आसानियाँ रहें, और बेसिक एजुकेशन नर्सरी टू केजी टू पीजी तक का जो है क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम रहे। ये सिस्टम जब क्वालिटी एजुकेशन में आएगा तो जाहिर सी बात है इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्ट्स, कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये तमाम चीज़ें जो है हम लोग वो इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने जो शुरुआत में कहा सर सैयद, महात्मा फुले और बाकी समाज सुधारकों का, शिक्षणविदों का नाम लिया, मुझे आपसे बात करते हुए और यहाँ घूमते हुए ऐसे लगा कि आपके नज़र में कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आपने उसको जिसे कहते हैं कि एक रोल मॉडल के तहत उसको यहाँ महाराष्ट्र के ये जो हम जहाँ बैठे हैं अभी वलसंग सोलापुर के करीब, तो वहाँ उसको आप रेप्लिकेट करना चाहते हैं उस तरीके से। तो यहाँ कौन सी चीज़ें होंगी ये एशियन माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज़? देखिए, सर सैयद ने जब अलीगढ़ को चुना था उस वक्त अलीगढ़ इतना डेवलप नहीं था, इतना जाना पहचाना भी नहीं था जितना आज है। उन्हें बहुत सारी परेशानियाँ थी। मॉडर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस उन्होंने किया था, उसके लिए भी उन्हें लोगों ने मतलब कुफ्र का फतवा तक दिया। फंड के लिए बड़े प्रॉब्लम्स थे। तो सर सैयद ने सबसे पहले वहाँ पे क्लॉक टावर बनाया था ताकि उस इलाके की एक आइडेंटिटी बने और लोग वहाँ पर मुतवज्जा हों और वो काम क्या चल रहा है ये नज़र में आए। तो हम लोग भी यहाँ सबसे पहले जो है एक क्लॉक टावर बना रहे हैं, फिर उसके बाद ये पूरा 50 एकड़ का प्रेमाइसेस बनेगा, और जैसे जैसे फ़ंड के लिए आसानियाँ होंगी लोग आगे आएंगे, सपोर्ट करेंगे। या जिस तरह से भी हमारे जो बम्बई के सपोर्टर हैं, जैसा कि ख़ास तौर पे मैं 2 लोगों का नाम लूँगा, एक मुस्तफ़ा भाई कांच वाला और अली असगर भाई पतन वाला, ये 2 लोगों का हमको बहुत सपोर्ट रहा है। इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर हैं, एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी हैं। इन लोगों से कोऑर्डिनेशन में मेरे जो मामू हैं फ़ारूक सैयद, जो बाल साहित्य में, बच्चों के अदब में जिनका बड़ा नाम है, वो, और डॉक्टर कासिम इमाम, ये इनका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है। फिर बम्बई के बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हैं, आमिर अंसारी वग़ैरह जैसे लोग, और इनकलाब के शाहिद लतीफ़ साहब ने भी इसको बहुत अप्रिशिएट किया है, बल्कि बहुत मोटिवेट भी किया है हमको। मतलब ये कॉन्सेप्ट सुनने के बाद लोगों को लग रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा करना चाहिए।
तभी जो है वो तब्दीली आ सकती है। आपकी जो ये यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, ये बाकी यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि जैसे एजुकेशन एक पैसा कमाने का ज़रिया है और एजुकेशन आम लोगों के लिए, निचले तबके के लोगों के लिए, बच्चों के लिए उतना एक्सेसिबल नहीं है, ये खाली एक्सेसिबल नहीं है। तो आप या इस यूनिवर्सिटी से कैसे वो सोशल कॉज करने की कोशिश कर रही है, वो कैसे आपका जो पीछे इसके पीछे एक समाजी दृष्टिकोण है उसको कैसे आप उसको करें? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, उसी तरह से अभी एजुकेशन सिस्टम भी एक बिजनेस बन गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ पर गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, वहीं पर अगर हम मेट्रो सिटीज़ में जाएं तो एक एडमिशन के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक लोग खर्च करते हैं। तो हम इसमें एक ऐसा मॉड्यूल पेश करना चाहते हैं कि हमारा जो है वो क्वालिटी एजुकेशन का मकसद भी पूरा हो और लोगों को आसानी से जो है तालीम भी मिलती रहे। इसमें कमर्शियल हमारा मकसद इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी टीम ने जितना पैसा यहाँ ज़मीन ख़रीदने के लिए लगाया है या जो बिल्डिंगें वगैरह बनाने का जो इनिशियल जो प्लान हुआ है, वो पैसा अगर हम किसी शहर में लगाते, सिटी में लगाते, टावर बनाते तो फ़ौरन हमको उसका बुकिंग में प्रॉफिट हो जाता। बिल्कुल। लेकिन हम लोगों ने जो ज़मीन ख़रीदी या जो प्लान कर रहे हैं और सभी इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से कर रहे हैं, उसमें हमको फ़ायदा क्या होगा ये अंदाज़ा नहीं है। कोई अंदाज़ा नहीं कि अगर कोई मुझे कहे कि मुझे इसमें पार्टनर लीजिए, तो हम इसमें किसी को पार्टनर ले नहीं सकते क्योंकि ये बिज़नेस नहीं है, एक खाली सोशल कॉज के तहत बढ़ाया गया कदम है। तो इसमें जितनी जो फीस, जिस तरह से मैंने अभी मिसाल दी कि फ्री में भी एडमिशन होता है, 1 लाख में भी होता है, 10 लाख में भी होता है, तो ये डिफरेंस के बीच में का जो रास्ता है जो सबके लिए आसान हो, वो रास्ते पर चलते हुए हम लोग क्वालिटी एजुकेशन देंगे। हाँ, वहाँ पर अगर कोई एकदम बिल्कुल जिसकी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही ख़राब है, जो इसमें आगे आ नहीं सकता, थोड़ी भी फीस नहीं दे सकता, ऐसे लोगों के लिए भी वहाँ पर वेलकम रहेगा। टैलेंट को हम लोग अप्रिशिएट करेंगे, उसे आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे। 2 सवाल आखिरी के पूछूंगा। एक तो ये जगह जो चुनी है आपने, उसका हिस्टोरिकल, सोशल और रिलीजियस भी कुछ मायने हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, सब में अहम जो है इंडिया को जाना जाता है वो महात्मा गांधी जी के ज़रिए, ताजमहल के ज़रिए। तो महात्मा गांधी जैसे बड़े फ्रीडम फाइटर जो हमारे देश के महात्मा हैं, एक आइकॉन है, वो यहाँ पर आकर गए हुए हैं। फिर इसके बाद हमारे जो इंडिया की अजीम हस्तियां हैं उसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है एक बड़ा व्यक्तिमत्व है, एक बड़ा आदर्श हैं। वो भी जो है इस गांव में वरसंग में आकर गए हैं, बल्कि यहाँ की एक कुएं का उन्होंने पानी पिया हुआ है। फिर प्रभु श्री राम जब नासिक से वो अयोध्या की तरफ जा रहे थे तो ऐसे भी कहा जाता है कि उनका सफ़र जो है इस तीर्थ इलाके से हुआ था। फिर इसके अलावा जो है 4 हुतात्मा जो हैं शोलापुर के, उसमें से जो एक हुतात्मा हैं उनका ताल्लुक़ भी जो है वो वरसंग से है, वो प्रॉपर यहाँ के थे। इसके अलावा ये जो वरसंग इलाका है ये वाइड रोड से कनेक्टेड है। आप 10 मिनट इधर जाएंगे तो शहर में जाएंगे, 10 मिनट इधर जाएंगे तो तालुके के सिटी में जाएंगे, तालुका प्लेस पे जाएंगे, जहाँ पर स्वामी समर्थ का बड़ा मंदिर है। आपने अक्सर गाड़ियों पे वगैरह देखा होगा, भीव नको मी तुझा पाठीशी आए। मुंबई, पूना के बहुत सारे जो है भक्त यहाँ पर आते हैं और बहुत डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है। वो भी 10 मिनट पर है और ये भी 10 मिनट पर है। इसके अलावा एशिया खंड की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल माइनॉरिटीज़ की सोसाइटी जो है वो यहाँ पे बनी हुई है, रे नगर के नाम से। 30,000 घर बन के तैयार हैं। उसके बाजू में बीड़ी मज़दूरों के 10,000 मकानात 2005 में अलॉट किए गए हैं। मतलब आने वाले कल में एक बड़ी आबादी का हिस्सा जो है यहाँ पे बसने वाला है। और सब में अहम बात कि यहाँ पानी की सहूलत है। और मौलाना ग़ुलाम मुस्तानवी जिन्होंने एजुकेशन के लिए बड़ा काम किया है महाराष्ट्र में, उन्होंने तकरीबन 20 साल पहले यहाँ पर तकरीबन 60 एकड़ ज़मीन खरीदी है एजुकेशनल पर्पज़ से। तो उतनी बड़ी हस्ती ने भी एक दूरअंदेशी से, दूरदृष्टि से जो है यहाँ पे ज़मीन परचेज़ की थी। और ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं और मैं मतलब इस ताल्लुक़ से क्यों वरसंग चुना गया एक 5-10 मिनट बता सकता हूँ, लेकिन अहम वजूहात ये हैं इसकी।
सर करीबन 25 सालों से आप एजुकेशन फील्ड में हैं। आपने बतौर टीचर आपके करियर की शुरुआत की, फिर आप हेडमास्टर बने। तो टीचर, हेडमास्टर ये सारा करने के बाद डायरेक्टली एक यूनिवर्सिटी की नींव रखने का, उसका ख्वाब देखने की आपने हिम्मत कैसे की? देखिए, बचपन से बज़्म गालिब की वजह से एक अदबी माहौल मिला था। मैंने मतलब 10वीं तक मुझे बहुत सारे शेर याद थे, और जब 10वीं के बाद एक हमारे शोलापुर के बड़े शायर हैं नसीम मन्नान, वो उनसे जब कांटेक्ट आया, वो मेरे टीचर बनकर जब आए तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। उन्हीं का एक शेर है कि जो मुझे हमेशा मतलब एक ऊर्जा, एक ताकत देता है कि इंसान वही जो इंसान की अज़मत का निगहबान हो जाए, इंसान वही जो इंसान की अज़मत का निगहबान हो जाए, ख़ुद दर्द मुजस्सम बन जाए, हर दर्द का दरमा हो जाए, फूलों पे गिरी और जज्ब हुई शबनम का भी जीना क्या जीना, फूलों पे गिरी और जज्ब हुई शबनम का भी जीना क्या जीना, जीना तो उसी का जीना है शोलों पे जो रक़्सां हो जाए। मतलब अगर हम आएंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, अच्छा घर, अच्छा बंगला बनाएंगे, चले जाएंगे तो ज़िंदगी बेमानी है। गालिब ने भी कहा था कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। तो जो लोगों की परेशानियों को, लोगों के दुख दर्द और उनकी ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतें समझकर कुछ करने के लिए आगे बढ़ना, ये ज़िंदगी है। तो इसके लिए मतलब हमने जितना, जब जैसे जैसे होते गया वैसे हमने मुशायरे रखे, सेमिनार्स रखे, बच्चों के कॉम्पिटिशन्स रखे और बड़े बड़े तालीमी प्रोग्राम रखे। तो ये सब करते 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 एक जहन में कहीं चल रहा था कि कुछ बड़ा तालीमी काम हो, जैसे सर सैयद ने किया है। तो उसी फ़िक्र से लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, उस फ़िक्र के लोग साथ मिलते गए और एक कारवां बनता गया, और आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरी गुजारिश है कि जो भी लोग इसको देख रहे हैं वो हमारे इस कॉज़ को समझते हुए हमारा साथ दें और हमें दुआएं दें, ताकि हम अपने मकसद में जल्द से जल्द कामयाब हो सकें। आसिफ सर, आपने जो इतने विस्तार से, इतने सलीके से हमें अपना इस पूरे विज़न के बारे में बताया, और अलीगढ़ की को आइडियल मान के आप महाराष्ट्र के इस एक इदारा कायम करना चाहते हैं, जो आने वाले दौर में आपकी जो टैगलाइन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जी, ज़रा उसके बारे में। हाँ, तो जैसे कि आपने पूछा था, वो बात से बात रह गई कि एशियन माइनॉरिटीज़ यूनिवर्सिटी के, आपने कहा था कि भाई इसके पीछे आपका क्या मकसद है। आज सब कमर्शियल एक दौड़ चल रही है, तो इसकी कैचलाइन जो हमने रखी है, रीड एंड लीड टू सेव ह्यूमैनिटी, इसमें बहुत कुछ आ जाता है कि लोग तालीम हासिल करते हैं अच्छी जॉब के लिए, वो पढ़े लिखे मेट्रो सिटी में जॉब करे, फिर बाहर चले जाएं और अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करें, बच्चों को हाई फाई एजुकेशन दें। लेकिन एजुकेशन का जो मेन मकसद है, उसको जॉब तो मिलेगी, टैलेंट के हिसाब से नौकरी मिलेगी, लेकिन जो इंसानियत को बचाने के लिए जो लीड करने का काम है वो नहीं हो रहा है। वो इंशाल्लाह जो है हमारी ये यूनिवर्सिटी करेगी, ये हमारा नॉलेज सेंटर करेगा इंशाल्लाह। आसिफ सर, आवाज़ द वॉइस की तरफ से आपने जो ये ख्वाब देखा है वो हकीकत में आए, हम ये दुआ करते हैं और आपके इस प्रोजेक्ट के लिए हम सब शुभकामनाएं देते हैं। आपने आपका कीमती समय दिया, हमको ये सारा प्रोजेक्ट दिखाया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आवाज़ द वॉइस की तरफ से शुक्रिया। जी जी, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी जो है ख़ास इस प्रोजेक्ट के लिए आप शोलापुर आए और इतना मतलब आपने भी वक्त दिया, कवर किया, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।